गुड मॉर्निंग बच्चों। है ना, आप लोग के है ना डिमांड पे ही आज एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, जिसका नाम है डायनेमिक्स। ठीक है, क्योंकि बाबू 8 क्लास के बच्चों ने है ना बहुत सारे मैसेज करके डिमांड किया था कि सर है ना जो डायनेमिक्स टॉपिक है ना उसको आप है ना शुरू कीजिए सर, क्योंकि हम लोग को उस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए बाबू हम आप लोग का है ना आपके आपके बात को तो हम टाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही जितना लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं उससे हम लोग हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो बाबू आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनेमिक्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? डायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बोले ना क्या कि डायनेमिक्स किसको कहते हैं, डायनेमिक्स किसको कहते हैं, ठीक है, डायनेमिक्स किसको कहते हैं। तो आप लोग है ना जैसे हम बताए होंगे पीछे, है ना पिछले क्लास में भी बताए थे कि फिजिक्स कहते हैं किसको है ना, फिजिक्स किसको कहते हैं। तो फिजिक्स बताए थे इट इज है ना फिजिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, और उस मैकेनिक्स में दो पार्ट आता है, एक आता है स्टैटिक्स और एक आता है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक में हम लोग स्टडी करते हैं जब कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। और उसमें स्टैटिक्स में जो हम लोग अध्ययन करते हैं बॉडी है ना, बॉडी क्यों स्टैटिक्स में है, उसमें कितना फोर्स लग रहा है, उसके कॉज के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। लेकिन जब डायनेमिक्स में आते हैं तो डायनेमिक्स में बॉडी मोशन में होता है, डायनेमिक्स में बॉडी मोशन में होता है, लेकिन बॉडी किस कारण मोशन में है और कितना फोर्स लग रहा है इसके कॉज के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे डायनेमिक्स। तो बोलेंगे क्या चीज है ना, डायनेमिक्स किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ क्या चीज छोटू, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about it is the branch of mechanics in which we study about moving body as well as causing of मोशन का क्या कॉज है, उसके कॉज के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट मूविंग बॉडी एज वेल एज कॉजिंग ऑफ मोशन, इसके कॉज के बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मान लेते हैं है ना, लेट्स सी दैट, मान लेते हैं एक है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है छोटू, तो मान लेते हैं ये m मास का कोई बॉडी है, ये कितना मास का बॉडी है, m मास का बॉडी है। अगर m मास का बॉडी है, अगर ये इस पे कुछ फोर्स लगाया गया, इसको हम बोल रहे हैं F अप्लाइड। F का मतलब है फोर्स, A का मतलब होता है अप्लाइड। तो अगर मान लेते हैं ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u का मान कितना है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अगर ये कितना फोर्स लगा इसके फोर्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कहता है क्या है, अगर ये बॉडी मोशन में तो किस वजह से मोशन में, और इसके कॉज के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप लोग को पता हुआ कि जब कोई बॉडी मोशन में है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो उस पर फोर्स लगा रहा होगा, कोई ना कोई तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो हम अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे फोर्स, क्या डिस्कस करेंगे, फोर्स। तो फोर्स किसको कहते हैं, तो आप लोग को पता होगा फोर्स कहते हैं किसको है। तो फोर्स मान लेते हैं बाबू, जिसे मान लेते हैं आप हमें ना विंडो है या डोर है, अगर हम डोर पे अगर हम पुश करते हैं तो क्या होता है, ओपन होता है। अगर पुल करते हैं तो डोर क्या होता है, क्लोज होता है ना। मतलब अगर मान लेते हैं है ना अंदर जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, और अगर बाहर निकलते हैं तो डोर को खींचते हैं तो वो क्या होता है, डोर क्लोज हो जाता है। तो अगर हम फोर्स को डिफाइन करें तो क्या होता है, पुश एंड पुल इज कॉल्ड, पुश एंड पुल इज कॉल्ड
इज कॉल्ड फोर्स। पुश एंड पुल इज कॉल्ड क्या जी बाबू? फोर्स। पुश एंड पुल इज कॉल्ड क्या जी बाबू? फोर्स। तो अगर हम बोलते हैं पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स बोलते हैं, तो आप लोग को दिमाग में आता होगा कि सर अगर इस मार्कर को अगर हम छोड़ देना, तो मार्कर को अगर हम छोड़ दें तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो सर आपने बोला कि पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन सर यहां पे तो कोई है इसको पुश नहीं कर रहा है। तो बाबू यहां पे हम फोर्स को क्लासिफाई करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो फोर्स को क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक बाबू कॉन्टैक्ट और एक है ना डिवाइड करेंगे, अदर वन इज द नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं पहले, है ना, इसको हटा देते हैं। पुश एंड पुल इज कॉल्ड क्या बाबू? फोर्स। अब यहीं पे हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं इसको, है ना, यहां पे इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, फोर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो फोर्स को क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में। ठीक है, एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एक को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक को हमने बोला कॉन्टैक्ट फोर्स, एक को हम बोला नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है विदाउट टचिंग, और कॉन्टैक्ट का मतलब होता है ना, बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर हम एग्जांपल दे बाबू, तो इसमें हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर का नाम से पता चलता है मसल्स के द्वारा। ठीक है, मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, है ना। तो यहां मस्कुलर फोर्स है। फिर अगर हम यहां पे दे दें फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप लोग को पता चलता होगा बाबू, फ्रिक्शन जैसे ही बोलते हैं दिमाग में आपको कुछ ना कुछ जूता देखते हैं। अगर मान लेते हैं मम्मी या पापा वो आपको जूता या चप्पल अगर खरीद के दिए, ठीक है ना, मान लेते हैं 2 महीना पुराना हो गया, 3 महीना पुराना हो गया, तो देखते हैं उसका सोल जो है ना वो घिस जाता है। तो फिर है ना मम्मी को बोलते हैं मम्मी चप्पल खिस गया या जूता खिस गया है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बुआ है ना, सोल और जमीन के, है ना, जमीन के बीच में क्या हुआ? फ्रिक्शन हुआ। जब आप मोशन करते हैं तो शू के सोल और जमीन के बीच में क्या होता है? एक तरह का है ना फ्रिक्शन होता है। ठीक है ना, तो क्या हुआ? विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट क्या ये फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो अगला है बाबू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगला क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट में ए नंबर ऑफ फोर्स है बाबू। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं यहां डिस्कशन करें, है ना, नॉन कॉन्टैक्ट में अगर हम डिस्कशन करें तो क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। सेकेंड वन बाबू, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो क्या, जैसे ही अगर मार्कर को अगर हम छोड़ते हैं तो मार्कर कहां आता है? नीचे आता है बाबू। तो ये किसके कारण आ रहा है? कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा होगा। तो इसके ऊपर है ना अर्थ जो है वो फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना। सेकेंड वन इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन इज द, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और इसमें आप क्या दे सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इसमें बाबू देखो यहां पे आता है ना, क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे ना, पहले हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट वन इज द मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स किसको कहते हैं? तो मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, है ना। द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय muscles that is called muscular force।
हमने क्या बोला, मसल्स के द्वारा। तो जैसे देखते हैं अगर आप डंबल अगर उठाते होंगे तो आपके पास अगर होगा दुबला पतला रहता है आदमी, तो क्या उससे डंबल उठेगा? नहीं उठेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे मसल्स लगाते हैं। जिम में अगर देखते होंगे, जिम में जितने भी पर्सन जाते हो तो क्या करता है बाबू, मसल्स के लिए ही जाता है ना, ठीक है। तो वहां पे क्या करता है, अपना मसल्स दिखाता है। तो द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय मसल्स दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं छोटू, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम हटा दें। आगे है फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स का अगर हम बात करें ना, तो जैसे मान लेते हैं एक ग्राउंड है ना, ग्राउंड लेवल लिए, ठीक है। अगर ग्राउंड लेवल लिए, यहां पे एम मास का अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, एम मास का क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट, तो क्या यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है? अभी बाबू हम फ्रिक्शन का जिक्र इसमें नहीं करेंगे। जब वह इस पे हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, एफ अप्लाइड, तो जब बाबू ये वस्तु पे ना हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा ना, ये मोशन में तो आना चाहेगा, लेकिन इस वस्तु के बॉटम लेयर और ये ग्राउंड का सबसे अपर लेयर के बीच में एक तरह का फोर्स लगता है। एक तरह का क्या लगता है, फोर्स लगता है, जो ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है। अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, अपोजिट होता है। उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कहता है बाबू क्या कि है ना, मोशन के अगेंस्ट में, मोशन के अगेंस्ट में। तो देखो अगर ये वस्तु मूवमेंट करना चाहेगा या वस्तु मोशन में आना चाहेगा, तो मोशन के अगेंस्ट में, मोशन के अगेंस्ट में है ना, ये क्या करता है, एक फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम इसके है ना, ये डायग्राम तो रहेगा ही, तो यहां पे हम लिख देते हैं है ना, द force which is acting against the motion, that is called frictional force। That is called, क्या बोला हुआ, the force which is acting, यहां लिख देना छोटे, the force which is acting against the motion, मोशन के अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब बाबू देखिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है कौन कौन से फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो बाबू इसको अगर आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, हटा दे इसको। चलिए अब कहता है ना, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स। अब यहां पे कौन कौन से फैक्टर है जिसपे फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, देखते होंगे कि जैसे अगर मान लेते हैं हम हाथ को रब कर रहे हैं, तो हाथ के रब कर रहे हैं बाबू, तो यहां पे भी फ्रिक्शन लगता है। तो देखते हैं कभी कभी अगर इसमें बाबू अगर हम वॉइल लगा लें, अगर बाबू हम या ना वॉइल लगा लें, तो वॉइल लगा ले बाबू, तो ये फ्रिक्शन क्या हो जाता है, दो है ना, द पाम के बीच में, हथेली के बीच में अगर हम वॉइल लगा ले तो फ्रिक्शन मेरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमको फ्रिक्शन जो है वो सबसे पहला अगर हम बात करें तो पहला है वो नेचर ऑफ द सरफेस पे, नेचर ऑफ द सरफेस। तो पहला है वो ये है नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस कैसा है वो, जिसे मान लेते हैं एक है बाबू चिकना है, एक है बाबू मान लेते हैं ये ऐसे है।
तो अगर ये इस तरह का सरफेस रहेगा तो ये क्या है, रफ है, ये क्या है, रफ है, और ये क्या है, प्लेन है, और ये क्या है, प्लेन। तो अगर ये रफ है और ये प्लेन है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है रफ में ज्यादा होगा और प्लेन में कम होगा। ठीक है, तो पहले बोले नेचर ऑफ द सरफेस। सेकेंड वन इज द सेकेंड वन, अगर बाबू तुम लोग देखते होगे, जैसे अगर मान लेते हैं एक m मास का बॉडी है, तो m मास का बॉडी है, अगर मास जैसे जैसे अगर वस्तु का बढ़ते जाता है तो उसको पुश करना, आगे की ओर ले जाना उतना ही ज्यादा हार्ड होता है, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो हम लोग को क्या करेंगे, अगर देखिए इसको हम है ना डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लिए, तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लिए, यहाँ पे m मास का कोई बॉडी है, अगर m मास का बॉडी है तो आपको पता होगा कि ये नॉर्मल है ना, अगर m मास का बॉडी है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, वेट। तो इस वेट के कारण है ना, इस वेट के कारण इस m मास के वस्तु को ये कह रहा होगा कि तुमको हम नीचे लेके जाएंगे, लेकिन ये सरफेस जो है ये कह रहा है कि हम तुम्हारे को नीचे आने नहीं देंगे। तो इस पे इसके ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल लग रहा है, क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो बाबू देखो, ये mg तभी बढ़ेगा जब इसका मास बढ़ेगा, क्योंकि वेट का मान बढ़ेगा कब, जब इसके मास का वैल्यू बढ़ेगा, और जब मास का वैल्यू बढ़ेगा तो ये नॉर्मल भी बढ़ेगा, ये नॉर्मल भी बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, क्योंकि वो देखो जब बॉडी रेस्ट में है तो नॉर्मल फोर्स और वेट दोनों बराबर होता है। क्यों, क्योंकि अगर इसके ऊपर नेट अगर हम बल लगाने जाएं, जैसे अगर बाबू नेट लगाने जाए तो अगर ऊपर वाला को प्लस ले ले, जैसे नेट फोर्स अगर हम निकालने जाए तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या इस बॉडी का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो बॉडी का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट नहीं है, तो इस फोर्स को अगर हम प्लस लेते हैं, इस फोर्स को माइनस लेते हैं, तो अगर n माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन को हम अगर जीरो कर देते हैं, एक्सेलरेशन को क्या कर देते हैं, जीरो, तो अगर n माइनस mg बराबर क्या लिख सकते हैं, जीरो, तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, mg। तो हमने अभी क्या बोला था कि जो नॉर्मल होता है वो mg के बराबर होता है। तो हम क्या बोले, मास जितना ज्यादा होगा तो उस वस्तु को आगे पुश करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, दूसरा नंबर है ना, फ्रिक्शन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब कहिएगा कि सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या, तो क्योंकि बाबू देखिए, ये अगर वेट अगर हम ऐसे नॉर्मली रखे हुए तो बाबू ग्रेविटेशन के कारण नीचे तो वेट लगेगा ही लगेगा, तो वेट कहेगा ना कि हम तुमको नीचे लेके जाएंगे, लेकिन ये सरफेस कहेगा कि तुमको हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो जब नहीं जाने देंगे तो ये किया एक्शन, तो इस एक्शन का विपरीत में, अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो यहां नॉर्मल जो है वो एक रिएक्शन फोर्स है। तो हमने क्या बोला, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पहला बाबू कि ये नेचर ऑफ द सरफेस पे, दूसरा इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के बारे में हम लोग देखा। तो अगर फ्रिक्शन के बारे में देखा तो यहां पे बाबू आगे हमको और डिस्कशन करना है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट में नहीं है, तो मतलब विदाउट फिजिकल कांटेक्ट है ना, ए फोर्स इज एक्टिंग दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट है ना, पहला है यहां पे देखिएगा,
पहला नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट का मतलब होता है विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। तो अगला पहला है हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला है छोटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो बाबू अभी तुम लोग को इतना ज्यादा डिटेल में इसमें डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम बताते चलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ये मास के लिए एप्लीकेबल होता है। ये 2 पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए होता है? 2 पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है। तो होता क्या है कि मान लेते हैं अगर m मास का कोई बॉडी है, दूसरा है हुआ m2 मास का कोई बॉडी है, अगर दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस मान लेते हैं r है, हमने क्या किया, एक बॉडी है m1, दूसरा बॉडी है m2, मतलब मास है एक है वो m1, दूसरा है मास है m2। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस r है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर हमारे सामने आप खड़े हैं तो हम जितना बल से खींच रहे हैं बुआ तो उतना ही बल आप भी लगा रहे होंगे। क्योंकि वो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। देखते होंगे कि वस्तु को अगर हम छोड़ते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ आता है, ना कि ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है किसको है, तो ये होता है बुआ F। अब दोनों के बीच में फोर्स जनरेट होगा, तो फोर्स जो होगा किसके है ना प्रोपोर्शनल होगा। तो मास अगर दोनों का बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। इसका मतलब क्या है कि यदि दो बॉडी के मास को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। बट इन केस ऑफ डिस्टेंस, तो बाबू आप लोग को पता है, जैसे मान लेते हैं हम है बिहार शरीफ में, आप भी बिहार शरीफ में, अगर आप उनको कांटेक्ट कीजिएगा तो इजिली वो अवेलेबल हो जाएंगे, इजिली मिल जाएंगे। लेकिन अगर बाबू दोनों अलग अलग टाउन में होंगे तो अगर आप हमको कहिए कि सर मिलना है, क्या मिल पाएंगे? नहीं। तो बाबू आप क्या कीजिएगा, अल्टरनेट उपाय देखिएगा, है ना। तो इसी का एक जरिया है वो क्या चीज, फोन। इसी के थ्रू तो हम लोग क्या है ऑनलाइन बाबू क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग का बहुत डिमांड था कि सर हम लोग को ये चाहिए। तो बाबू यहाँ पे क्या, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो दोनों के बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, घटेगा। तो अगर दोनों के बीच लगने वाला बल का मान घटेगा तो हमने क्या लिखा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब दोनों को कंबाइन कर देंगे, जैसे अगर इसको 1 लिख दिए, इसको 2 लिख दिए, अगर इसको हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग 1 अगर 2 को कंबाइन करेंगे तो F और F दोनों में क्या है, कॉमन है। तो F और F दोनों में कॉमन है छोटू, तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ऊपर रह जाएगा, r² नीचे रह जाएगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r²। और यहां से अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटा दें, इस प्रोपोर्शनलिटी को क्या कर दे छोटू, हटा दें, तो अगर हटा दें तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। तो लिखते हैं F बराबर G m1 m2 बटा r²। क्या लिखते हैं छोटू, F बराबर G m1 m2 बटा r²। ठीक है, अब बाबू यहां पे लिख दिए F बराबर G m1 m2 बटा r²। तो बाबू देखो यहां पे अगर G का वैल्यू क्या होगा, तो वेयर G को बोलते हैं बुआ ग्रेविटेशनल G को क्या बोलते हैं छोटू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब G बराबर लिखते हैं 6.67 गुने 10 पे पावर -11। G का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 होता है। ठीक है, और यहां पे लिखते क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये बाबू G का यूनिट है, क्या है छोटू, यूनिट है। ठीक है, अब बाबू देखो m1 और m2 क्या है बाबू, m1 और m2 जो है मास ऑफ द बॉडी है,
अरे मास ऑफ द क्या है, बॉडी है। तो m1 और m2 जो है वो मास ऑफ द क्या है, बॉडी है। और r जो है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, m1 r जो है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी है। अगर ठीक है आप बोलिएगा कि सर हमको तो ये वाला समझ में आ गया कि सर m1 और m2 जो दो मास है वो r दूरी से सेपरेटेड है। तो r दूरी से सेपरेटेड है तो जो फोर्स जो होता है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के। मतलब मास का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन सर जब दूरी बढ़ेगा तो फोर्स का मान क्या होगा, घटेगा। अब जब दोनों को कंबाइन कर दिए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r स्क्वायर, और यहाँ F बराबर लिख दिए G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे G का वैल्यू लिए 6.67 गुने 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो कहिएगा कि सर एक आगे थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल बता देते तो बढ़िया होता। ठीक है, तो क्यों नहीं, तो इसका बाबू हम एक न्यूमेरिकल भी देते हैं। ठीक है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल हम देते हैं, है ना, आप लोग भी इसको बना करके देखिएगा। ठीक है ना, तो कहता क्या है, जैसे में कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन इसमें दे देगा, कैसे तुमसे पूछेगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि टू बॉडी whose mass is m1 बराबर 10 kg एंड m2 बराबर 15 kg, और है ना, और सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो लिखे क्या होगा, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अगर तुमसे पूछा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू तुमसे पूछा, टू बॉडी, ठीक है, हुज मास इज कितना बाबू 10 kg एंड 15 kg आर सेपरेटेड बाय, ठीक है, यहां बाय छूट गया है, ए डिस्टेंस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बाबू देखिए 1 मिनट का हम टाइम देते हैं, आप लोग इसको सॉल्यूशन करके देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम कह देते हैं कि अगर मान लेते हैं एक मास है m1, है ना, एक मास है हुआ m2, दोनों के बीच में r बराबर है 10 सेंटीमीटर। कितना है, r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहां है होगा 10 kg, यहां है 15 kg। अगर तुमसे पूछा, है ना, क्या चीज, फोर्स का मान, तो अगर फोर्स का मान पूछा तो अभी हमने जस्ट बताया है कि फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेकिन देख लीजिए r का जो वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, वो एसआई यूनिट में नहीं है, लेकिन यहां पे जो दोनों है वो एसआई यूनिट। तो यहां पे हमेशा जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूनिट विल बी सेम। हमेशा बाबू यूनिट को एक समान रखिएगा, अगर यूनिट को एक समान नहीं रखिएगा तो काफी दिक्कत में लाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए गिवन डाटा में पहले लिख लीजिए हुआ कि क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में हुआ m1 बराबर लिखा हुआ है 10 kg, m2 बराबर है 15 kg, r बराबर है छोटू 10 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं। तो यहां अगर 10 बटा अगर हम 100 कर दे तो क्या मीटर नहीं हो जाएगा, 10 बटा अगर हम 100 कर दे तो क्या मीटर हो जाएगा, तो एक शून्य से तो 0.1 मीटर। तो बाबू देखो जो हमको डाटा चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए, क्या वो डाटा मेरे पास आ गया है? हाँ, तो अब यहां पे लिख सकते हैं वी नो दैट F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो अगर F बराबर लिख सकते हैं m1 m2 बटा r स्क्वायर, तो F बराबर क्या लिखेंगे छोटू, यहां से F बराबर अगर लिखते हैं G का मान क्या होगा 6.67 गुने 10 पे पावर -11,
m1 का मान क्या है 10 kg, m2 का मान क्या है 15 kg बटा r स्क्वायर का वैल्यू कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर कर दीजिए होगा। अब बाबू f का वैल्यू निकालना है, तो देखो 10 गुने 15 करोगे तो कितना आएगा 150 इंटू 6.67 गुने 10 पे पावर माइनस 11 अब बटा 0.1 गुने 0.1। क्या इसको लिख सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर है छोटू, तो स्क्वायर है तो क्या इसको मल्टीप्लाई 2 बार करोगे? 2 बार करोगे तो बाबू देखो अगर यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 आएगा। एक शून्य हटाओगे तो 10, एक शून्य हटाओगे तो 10, तो 10 गुने 10 क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं f बराबर तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 10 पे पावर माइनस 11 है और यहाँ 10 पे पावर कितना 2, 100 है तो 2 ही है ना जी। तो यहाँ अगर ये दोनों को रिजॉल्व करोगे तो कितना आएगा 150 गुने 10 पे पावर, यहाँ पे देख लीजिएगा छोटू 6.67 गुने 10 पे पावर माइनस 9। अब ये दोनों को गुना कर करके जो आएगा बुआ वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको बुआ ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर न्यूमेरिकल देगा तब बाबू इस टाइप का रहेगा, या तो बुआ है ना इसमें क्या दे देगा कि मास है ना, मास एक मास दे देगा, एक है ना m1 और m2 का वैल्यू दे देगा है ना, r दे देगा, फोर्स निकालने देगा तो फोर्स तो निकाल दिए, m1 दे देगा, m2 दे देगा, फोर्स दे देगा, r निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो इसी तरह का इसमें न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है ना। अब बाबू आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें आगे जो इसमें है अगला जो है क्या चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए दिमाग में आ रहा है एकदम दिमाग, मैग्नेट मतलब जैसे ही मैग्नेट बोलते हैं दिमाग में आता है चुंबक। क्या आता है चुंबक। तो जैसे ही अगर मैग्नेट का हम बात करते हैं बुआ तो आता क्या है चुंबक। मतलब बुआ किसी आयरन या किसी बुआ क्या चीज आयरन या कोबाल्ट या है ना मटेरियल रहेगा वो तो उसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। जैसे अगर मान लो तो मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं क्या, तो एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है बुआ जो किसके द्वारा लगाया जाता है मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है। तो लिख देना बुआ ये क्या है, इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स which is acted by a magnet। किसके द्वारा हुआ मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं यहां पे बाबू एक मैग्नेट ले लिए, ठीक है। अगर इसका नॉर्थ पोल है इसका साउथ पोल है, अगर ये मैग्नेट है, ये क्या है छोटू मैग्नेट है, और यहां पे अगर हम आयरन ले लिए, यहां क्या ले लिए आयरन ले लिए, तो आयरन को ये क्या करेगा ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। और जिस फोर्स के कारण ये अट्रैक्ट होगा उस फोर्स को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है बुआ, ये दूर भी रहेगा तो इसको क्या करेगा खींच लेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आगे बढ़े, चलिए है ना। लास्ट वन इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में है छोटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर पूछ रहा है आपसे, ठीक है, क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। देखिए छोटू यहां पे दो वर्ड से निकला है इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। यहां इलेक्ट्रॉन स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन है क्या एक तरह का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है हुआ
है ना, और ये किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो बाबू देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चलते रहेगा, ठीक है ना, ये वो बिना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब इसमें कोई कॉन्टैक्ट में आएगा नहीं। तो बाबू यहाँ पे हम भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, यहाँ पे हम तो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन कैसे हैं, वर्चुअल कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो हम आप लोग से इतना ही बोलेंगे, ये टॉपिक तो चलते रहेगा, लेकिन आप जो है ना कि अगर आप लोग को वो मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, ठीक है ना, वीडियो देख लीजिए पूरा, ठीक है ना। अगर आप लोग को अच्छा लगता है ना तो एक वो है ना लाइक का बटन होता है वहाँ पे, ठीक है ना, लाइक कीजिएगा, है ना। और जाते जाते ये भी देखिएगा कि है ना अच्छा लगता है तो सर आगे का चैप्टर भी पढ़ाएंगे, तो उसमें एक बेल आइकन बटन होता है, उसको है ना भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको दबा दीजिएगा, जिससे हमको क्या मिलेगा, और जितना है ना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। और दोस्तों को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने से ये होगा है ना कि दोस्त जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, तो उसका लाभ दोस्त लोग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हुआ, तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं बाबू, यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक ग्लास रड है, यहां पे क्या है, ग्लास रड है। अगर ग्लास रड है वो तो मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क का क्या है, क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, यह है ग्लास का रड, यह क्या है, ग्लास का रड। तो देखो बाबू, ये ग्लास को हम किसी चीज से रब किए तो इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पे इसको हम नजदीक में लेके गए, किसके नजदीक में लेके गए, सिल्क के क्लॉथ, सिल्क के क्लॉथ है वो उसके नजदीक में लेके गए, तो सिल्क के क्लॉथ को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इतना नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक चीज और हम मान लेते हैं, हम एक कॉम लिए हुए, कंघी लिए हुए, ठीक है। इसको बाबू हम बाल में हम क्या कर रहे हैं, बार बार हुआ इसको हम, है ना, बार बार इसको हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो अगर इसको हम रब कर रहे हैं, अब इसके बाद क्या करें, छोटा छोटा टुकड़ा ले लिए, तो जब छोटा छोटा टुकड़ा ले लिए तो देखेंगे उसके नजदीक में अगर कॉम को लेके जाएंगे ना, तो कॉम है ना क्या करेगा, वो जो पेपर का जो छोटा छोटा पीस रहेगा उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि वो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट, वहां दूर में भी हल्का सा रखिएगा तो देखिएगा उसका है ना ऊपर नीचे हल्का सा पोजीशन होना शुरू हो जाएगा। तो बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आइए हम देखते हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर हम जिक्र करें, तो पहले अगर मान लेते हैं एक चार्ज है बाबू Q1, एक चार्ज है बाबू Q2, और दोनों को अगर हम r दूरी से अलग कर दिए, ठीक है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों को अगर हम r दूरी से अलग कर दिए तो दोनों के बीच में हुआ, अगर देखिए Q1 चार्ज है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है चार्ज जो है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो Q1 प्लस हो जाए या Q2 प्लस हो जाए, दोनों प्लस हो जाए दोनों माइनस हो जाए, एक प्लस एक माइनस, तो इससे एक पेयर बनेगा पूरा। तो अगर प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सन होगा, प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना एक है ना रिपल्सिव के साथ साथ अट्रैक्टिव भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना रिपल्सिव के साथ साथ क्या है, अट्रैक्टिव भी है। तो अगर बाबू दोनों अगर Q1 और Q2 अगर r दूरी से अगर अलग है तो यहां पे एक तरह का फोर्स जनरेट होगा, है ना। अगर ये प्लस है अगर ये माइनस है तो यहां पे एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब वो देखो अगर इसका ज्यादा अगर दिमाग में आए तो वह F जो होता है ना K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो ये वो आगे के क्लास में तुमको ये डिस्कस करना है ना, ये 9 के क्लास में भी तुमको डिस्कस करना है, 10 के भी क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाबू इनर्शिया से रिलेटेड। अब एक आता है वो इनर्शिया, क्या आता है छोटू, इनर्शिया। इनर्शिया इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्व, ठीक है। तो अगर इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं छोटू यहां पे अगर ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे अगर हम एक बॉल रख दे, है ना,
इस पे अगर हम एक बॉल रख दे, फुटबॉल रख दिए, ठीक है, अगर इस फुटबॉल को रख दिए और इसको हल्का सा हम किक कर दिए, इसमें इस पे बाबू हम फोर्स अप्लाई कर दिए, अगर हम फोर्स अप्लाई कर दिए तो फोर्स अप्लाई कर दिए इसका मतलब क्या है, ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मोशन में आ जाएगा तो ये कहता क्या है, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है, मतलब विराम अवस्था में, अभी इसमें क्या था, ये विराम अवस्था में रेस्ट में था, तो बाबू इनर्शिया जो कहता है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यदि कोई वस्तु, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। जैसे अगर बाबू, अगर ये फुटबॉल है, अगर इस फुटबॉल पे अगर हम एक एफ अप्लाइड फोर्स लगाएं तो ये तो मोशन में आ गया, तो अगर ये मोशन में आ गया तो ये वो चलते रहना चाहेगा, ये क्या होगा, चलते रहना चाहेगा। लेकिन यहां डिमेरिट क्या है हुआ कि अगर अगर ये फुटबॉल अगर मोशन में आगे रहेगा फॉरवर्ड, तब वह इस फुटबॉल के बॉटम लेयर और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये है क्या, एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि अगर ये फुटबॉल के बॉटम लेयर और सरफेस के बीच में अगर ये फोर्स लगता नहीं तो ये फुटबॉल को कंटिन्यू किस में रहता, मोशन में रहता। तो कहता इनर्शिया है क्या, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, है ना। तो देखो इनर्शिया के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इनर्शिया है क्या, तो कहता है हुआ इफ ए बॉडी इज इन मोशन या रेस्ट, then it try to maintain its state। कहता है छोटू कि इफ ए बॉडी इज इन मोशन, मतलब यदि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में, देन इट ट्राई टू, कोशिश करता है मेंटेन रखना, क्या चीज को, इट्स स्टेट, अवस्था को। तो स्टेट मतलब क्या चाहिए हुआ, या तो रेस्ट या तो मोशन। इट्स स्टेट वाइल ए अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड। हमने क्या बोला हुआ कि जब तक इसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक ये क्या होगा, बॉडी या तो मोशन में रहेगा या तो रेस्ट में रहेगा। जैसे अगर यहां पे बाबू अभी जस्ट जो हम एग्जांपल बनाए थे कि अगर ये फुटबॉल है, तो अगर ये फुटबॉल है तो अगर इसके ऊपर वो हम अगर फोर्स अप्लाई कर दिए, फोर्स अप्लाई हम क्या कर दिए, फोर्स अप्लाई कर दिए, तो ये तो मोशन में आ जाएगा। तो अगर मोशन में आ जाएगा तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा। लेकिन क्या करता है, फुटबॉल के बॉटम लेयर और इस सरफेस के अपर लेयर के बीच में अगेंस्ट द मोशन एक तरह का फोर्स लगता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो ये क्या करता है कि कुछ दूरी तक फुटबॉल चलता है और उसके बाद ये रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बाबू, इस इनर्शिया को ना हम लोग, है ना, डिवाइड करते हैं। इनर्शिया का टाइप हमको पढ़ना है, तो इनर्शिया को हम लोग फर्दर हुआ 3 टाइप पढ़ेंगे। एक हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। देखिएगा छोटे, ठीक है। आप लोग और क्या चल रहा है जी, मौसम तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, बारिश वगैरह हो रहा है ना, गर्मी तो है नहीं इतना, है ना, तो थोड़ा सा घर में भी टाइम दे करके थोड़ा सा, है ना, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि बारिश होगा तो बाबू आप लोग बाहर काहे के लिए निकलिएगा, है ना, आराम से पेन पेपर लेकर के बैठिए, यहाँ अजीत सर है ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया।
तो इनर्शिया को हुआ हम लोग फर्दर 3 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है छोटू इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है इनर्शिया ऑफ, हमने क्या लिखा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था, तो कहता है विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो हम लोग 3 तरह का इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है। और तीनों वो आप लोग को लाइफ में डेली होता है, ये तीनों जो है आप लोग के लाइफ में डेली होता है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है क्या, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट। मतलब स्टेट कौन सा, रेस्ट में। कब तक, जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। जैसे देखिए इसका कहानी क्या है ना, कि जिसे मान लेते हैं हुआ पापा के साथ आप लोग बाइक के बैठे हुए हैं, तब पापा के साथ बाइक पे बैठे हुए हैं, तो देखते हैं, तो मान लेते हैं बॉडी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक लोअर वेस्ट कमर के नीचे, एक अपर वेस्ट कमर के ऊपर। तो अगर बाबू है ना लोअर वेस्ट जो है सीट पे बैठा हुआ, सीट पे रखा हुआ, तो बाबू पापा जैसे ही वो बाइक को आगे बढ़ाते हैं तो बाइक के साथ लोअर वेस्ट तो चल देता है, लेकिन अपर वेस्ट कहता है कि हम अभी भी रेस्ट में रहेंगे। तो जब हम अभी भी रेस्ट में रहेंगे तो देखते होंगे जब पापा जब अचानक से बाइक आगे बढ़ाते हैं तो आपका मुंडी जो है ना पीछे की तरफ झटका खाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो मुंडी अभी भी नहीं चाह रहा है ना, लोअर वेस्ट है ना, अपर वेस्ट अभी भी नहीं चाह रहा कि हम आगे बढ़े। तो वह पिछला पोर्शन वो आगे बढ़ जाता है और ये वाला चाहता है अभी भी रेस्ट में रहे। इसलिए वो देखना, ये जब अचानक बाइक बढ़ता है तो देखना जब कोई बार एक्सीडेंट वगैरह वैसा होता है तो पीछे वाला गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कहता है इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट then it try to maintain its state while a unbalanced force is not applied। हमने बोला क्या, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट व्हाइल ए अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। इसका बाबू देखिए कहानी क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। तो अगर बाबू कोई है ना जा रहा है, यहां पे अगर मान लेते हैं कोई बाइक से या कोई गाड़ी पे है ना, मान लेते हैं बुआ ये जा, यहां पे कोई खड़ा है, इस पे ये इस पे क्या है, खड़ा है। मान लेते हैं रमेश, सुरेश या पूजा है ना, पिंकी, कोई भी खड़ा है, ठीक है। तो अगर ये इस पे खड़ा है बुआ तो ये क्या है बुआ, एट रेस्ट। ये भी किस में है बाबू, रेस्ट में। अब ये रेस्ट में है तो देखो जैसा ही ये मोशन में आएगा, अब जैसे ही ये मोशन में आएगा ये होगा क्या, जैसा ही ये मोशन में आएगा तो ये जो यहां पे खड़ा था, जैसा ही ये मोशन में आएगा तो ये खड़ा था तो ये होगा क्या, ये पीछे की तरफ ये ऐसे बाबू झुकेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड फॉल कि बैकवर्ड फॉल। तो इसको हम बाबू बोलेंगे बैकवर्ड फॉल, पीछे की तरफ गिरेगा। किधर गिरेगा छोटू, पीछे की तरफ गिरेगा। इसको बोलेंगे बैकवर्ड फॉल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड, क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट में था और ये बाबू जैसा ही ये मोशन में आया तो इसका क्या होगा, ये पीछे की तरफ
ये मोशन में है तो जैसे ही वो ये क्या होगा, पीछे की तरफ गिरेगा, तो इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड फॉल बोलेंगे। ठीक है, इसको हटा दें। चलिए अगला है छोटू इनर्शिया ऑफ मोशन। अगला क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगर इनर्शिया ऑफ मोशन को अगर हम डिफाइन करने जाए तो सेम चीज है कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो कहता है इफ ए बॉडी इज इन मोशन then it try to maintain its state while a unbalanced force is not applied। ठीक है, हम इसी डायग्राम का हुआ हम यूज करेंगे यहां पे। ठीक है, नहीं तो यहां पे भी बना सकते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कहता है इफ ए बॉडी इज इन मोशन, तो मोशन में है, इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं यहां पे ये ग्राउंड है बाबू। ठीक है, अब यहां पे इसको हम क्या किए, यहां पे एक कोई गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये इन मोशन है, बुआ मोशन में है ये, और यहां पे बुआ पूजा बैठा हुआ है या पूजा बैठी हुई है। पूजा क्या है, बैठी हुई है। अब जैसा ही बाबू ये गाड़ी रुकेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा ड्राइवर, तो क्या आएगा, ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक्स अप्लाइड करेगा। तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं जा रहे हैं, जैसा ही ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होता है बुआ, है ना, लोअर पोर्शन और गाड़ी दोनों बुआ रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन अभी भी चाहता है कि ये किस में रहे, मोशन में रहे। तो इसके कारण बुआ ये आगे की तरफ झुकता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड फॉल। इसको ब्रेक अप्लाई, इसको कहते हैं बुआ फॉरवर्ड फॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं छोटू, फॉरवर्ड फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड फॉल, है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वो हमने बताया इनर्शिया किसको कहते हैं, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। कब तक, जब तक इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जिस स्टेट में है, मतलब यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए। कब तक, जब तक उस पे अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। इनर्शिया ऑफ मोशन, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। कब तक, जब तक उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। देखिए अगला है छोटू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगला क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगला क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जैसे मान लेते हैं बाबू कि, है ना, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहां पे स्ट्रेट लाइन रोड है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन रोड है और इसमें हम जा रहे हैं, ठीक है, इस पे बाबू बाइक से जा रहे हैं या कार से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां बाबू कार से अगर हम लोग जा रहे हैं, तो कार से अगर हम लोग जा रहे हैं तो होता क्या है, इसमें बुआ बैठा हुआ बहुत सारा पैसेंजर हुआ। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग जा रहे हैं और यहां पे अगर कर्व पाथ आया, तो कर्व पाथ आया तो देखिए जैसे क्या है कि कर्व पाथ आया तो गाड़ी तो टर्न करेगा। गाड़ी क्या करेगा, जब रोड जो बाबू कर्व है तो गाड़ी क्या करेगा, टर्न करेगा। तो गाड़ी टर्न करता है ना, गाड़ी क्या किया, टर्न किया। तो गाड़ी किधर टर्न किया, गाड़ी किधर टर्न किया, इस डायरेक्शन में। गाड़ी किधर टर्न करेगा, इस डायरेक्शन में। तो गाड़ी टर्न करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ये पैसेंजर अभी भी चाह रहा है, पैसेंजर अभी भी चाह रहा है कि हम इसके डायरेक्शन में हम जाए नहीं। तो ये गिरता किधर है, तो ये गिरता है बुआ राइट फॉल होता है। इसका किधर होता है, राइट फॉल होता है। इसका क्या होता है,
राइट फॉल होता है। क्या होता है? राइट फॉल। तो कहता है इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना, देन इट टेक ए टर्न, या देन इट टेक ए टर्न along a curve path, then passenger will fall on the right direction. तो कहता है if a body, एक और है ना, if a body is moving along a straight road, then it take sharp turn along the curve path, then passenger will fall in right direction. कहता है इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, तो मान लेते हैं बउआ बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। अब बॉडी है जो सर है ना टर्न किया, जैसे अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, अब बॉडी को यहाँ पे टर्न किया, तो टर्न किया तो बॉडी तो हुआ है ना, क्या करना, बॉडी इसको चाहेगा इस डायरेक्शन में मूव करवाना, लेकिन अभी भी बॉडी कहता है नहीं हम उस डायरेक्शन में जाएंगे नहीं, तो ये फॉल होता है, पैसेंजर का जो फॉल होता है किधर होता है, राइट फॉल होता है। क्या होता है? राइट फॉल। तो देखना बहू जब गाड़ी से जाते रहोगे ना, और जब गाड़ी हुआ है ना जब टर्न लेता है टर्निंग पर, तो देखना जब मम्मी के साथ हुआ बगल में बैठा रहेगा, तो मम्मी तुम्हारे जब राइट जब ऐसे मुड़ेंगे तो कहेगा, बगल वाला कहेगी ए जी तोरा सीधा नहीं बैठल जाको जी, है ना, तो काहे बोलती है, क्योंकि बुआ उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में पता नहीं है। क्योंकि बुआ अगर टर्न लेगा तो कहता है गाड़ी तो बुआ टर्न करेगा राइट लेफ्ट साइड में, लेकिन वो हम अपने आप को बचा, क्योंकि बॉडी चाह रहा है वो कि हम अभी भी उसी डायरेक्शन में रहे जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इसके कारण वो क्या करता है, बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देता है। तब वो बगल वाला कहता है ऐसे ना, कभी कभी वो इसमें हो जाता है झोटा झोटी हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या पता है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो जब तक वो फिजिक्स वो है ना, तो वो फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ी होगी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की होता है जे, है ना, तो वह इसको समझना, ठीक है, कि सब शार्प टर्न लेता है वो, तो वहां पे अगर गाड़ी अगर लेफ्ट टर्न लिया तो पैसेंजर किधर फॉल होता है, राइट की तरफ फॉल होता है, ठीक है। इसी इनर्शिया का हुआ हम यूज करेंगे किसमें बाबू, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में किसमें यूज करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन में। तो सबसे अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन जैसे ही बोलते हैं तुम लोग के दिमाग में खोल है ना बौखलाहट आने लगता कि कौन है वो आए थे भाई जो हम लोग को इतना परेशान करके चल गए। तो बाबू देखो न्यूटन ने ही सेब गिरते हुए भी, है ना, देखते हो तुम लोग का कहीं बुक वगैरह में चित्र बना रहेगा सेब गिरते हुए, तो क्या वो सेब के पेड़ के नीचे बैठल थे, नारियल के पेड़ नहीं हो सकता था। तब बाबू देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है बाबू, तो न्यूटन ने 3 लॉ दिया था। कितना लॉ दिया था वो? 3 लॉ। तो हम पहले बाबू न्यूटन लॉ जो पहला पढ़ते हैं वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का अगर हम डिस्कस करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो कहता है यदि बॉडी अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को अगर मिला दीजिएगा ना तो ये हमको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे देगा। तो कहता है इफ ए बॉडी इज इन मोशन या रेस्ट देन इट ट्राई टू मेंटेन, देखो बाबू वही चीज लिखे हैं हमने, क्या बोला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
दोनों को मिला दोगे, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन तुमको आराम से मिल जाएगा। तो कहता इफ ए बॉडी इज इन मोशन या रेस्ट देन इट ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट while a unbalanced force is not acting। मतलब हुआ क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, यही बाबा क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। अभी बाबू देखो है इसमें बाबा एफबीडी सब फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह तुम लोग को स्टडी करना है, लेकिन बाबू हमको अभी किसके अकॉर्डिंग चलना है? सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि है ना ज्यादा करेंगे बहुत यह वीडियो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं वो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ motion, the Newton second law of motion। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता क्या है कि फोर्स के बारे में है ना इसने बताया। तो कहता क्या है ना कि जब अगर मान लेते हैं कोई एक m मास का कोई बॉडी है, अगर इनिशियली हुआ u वेलोसिटी से जा रहा है, अगर इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो इसके वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही तेजी ना चलेगा जी। तो वो अब यहां पे कहता है न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन कहता क्या है? तो कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो कहिएगा कि सर मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम हुआ मास और वेलोसिटी को क्या करते हैं? प्रोडक्ट को बोलते हैं। न्यूटन है ना, मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी के क्या को बोलते हैं? प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन बताने से पहले क्या हम मोमेंटम बता दें? नहीं। तो वह हम क्या करते हैं? तो वह इसी को हम पहले बता देते हैं। ठीक है ना, पहले इसको लिख देते हैं, है ना। तो कहता है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज directly proportional to the rate of change in momentum। क्या बोला हुआ? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हैंडराइटिंग दिख रहा है ना जी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अगर बाबू यहां पे F जो लिखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है dp अपॉन dt। इस पे ज्यादा दिमाग अभी आप नहीं लगाइए, ठीक है, क्योंकि वो जब तक हम मोमेंटम बताएंगे नहीं आपको ये समझ में आएगा नहीं। अब P हुआ क्या होता है? मोमेंटम कहता है, ठीक है। F तो हम बता चुके हैं कि फोर्स होता है ना। फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले वो हम आते हैं डिस्कस करते हैं मोमेंटम कहते हैं किसको है, ठीक है ना। मोमेंटम किसको कहते हैं, है ना, उसको, है ना। तो बाबू हम इस आज का जो है ना टॉपिक हम मोमेंटम न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन तक ही रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कल का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो मोमेंटम, साथ ही साथ जो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है F बराबर m है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज और हम आप लोग को बता देते हैं, डीपीपी आप लोग का जल्द से जल्द रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो जो जिसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है ना, तो वो भी हम लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में हम आपको देते जाएंगे और वो आप लोग बनाते जाइएगा। वो क्या काम करेगा, जो टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं ना उस टॉपिक से रिलेटेड आप कितना उसको डीपली स्टडी किए हैं वो क्वेश्चन बना करके देखिएगा तो पता चलेगा। और उसमें हम डाउट सेशन भी देंगे, है ना, लाइव जो रहेगा उसमें डाउट सेशन भी देंगे, उसमें आप लोग पूछिएगा, ठीक है ना। और जाते जाते हम आप लोग से यही बोलेंगे कि बाबू अच्छा लगता है ना तो दोस्तों को, है ना, अच्छा लगता है तो दोस्तों को जितना से जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, है ना। और
और उसमें वो सब्सक्राइब का भी बटन होता है, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन होता है, उसको भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो जब भी है ना वीडियो हम डालेंगे आपको पास पहुंच जाएगा, ट्रेन ट्रेन आवाज करेगा। ठीक है, थैंक यू बाबू।